गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम ख्याति का मूल्यांकन कर रहे थे, तो मैंने आपको औसत लाभों की कैलकुलेशन, औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब जैसे औसत लाभों पे गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है, वैसे ही अधिलाभ सुपर प्रॉफिट पर भी गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है। तो ये जो अधिलाभ है ये किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। अब अधिलाभों की गणना जो है वो किस तरह से करनी है, सुपर प्रॉफिट किस तरह से अपने को ज्ञात करने हैं। तो सुपर प्रॉफिट अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो औसत लाभ हमने गणना की थी वो ज्ञात करने की बात कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात यह है कि एवरेज प्रॉफिट तो ज्ञात करना हमने सीख लिया, अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात करें। तो नॉर्मल प्रॉफिट को ज्ञात करने का सूत्र होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, औसत विनियोजित पूंजी, और उसका गुणा करते हैं हम सामान्य प्रत्याय की दर से। औसत विनियोजित पूंजी व्यापार में कैसे ज्ञात करेंगे और सामान्य प्रत्याय की दर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं औसत विनियोजित पूंजी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ज्ञात करें। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल। अब क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करें। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए क्या करना है। देखो, अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं व्यापार की, उन संपत्तियों को बाजार मूल्य पर लेकर आएंगे। संपत्तियों को बाजार मूल्य पर लेकर आएंगे, मतलब मार्केट में क्या मूल्य चल रहा है उनका, बुक्स में क्या वैल्यू दिखा रखी है उससे मतलब नहीं, बाजार में क्या मूल्य है उनका, तो उन बाजार मूल्यों पर संपत्तियों की योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी है जिन्हें हमें इसमें शामिल नहीं करना है। तो ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं। व्यापारिक विनियोग, गैर व्यापारिक विनियोग। यदि कोई गैर व्यापारिक विनियोग कर रखा है हमने, जो मतलब आपके व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसको शामिल नहीं करना है, क्योंकि जो विनियोग व्यापार से संबंधित ही नहीं है उनको हम संपत्तियों में क्यों शामिल करें। ठीक है ना। एक तो गैर व्यापारिक संपत्तियों को आपको शामिल नहीं करना है। यदि आपकी बुक्स में ख्याति को दिखाया हुआ है, बैलेंस शीट में गुडविल शो कर रखी है, तो उसको भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि ख्याति की तो हम खुद गणना कर रहे हैं, तो जिस चीज की गणना कर रहे हैं उसको शामिल नहीं करना। कोई कृत्रिम संपत्तियां आपने दिखाई हुई है जिनका वास्तव में कोई मूल्य होता ही नहीं है, आपको पता है। कृत्रिम संपत्तियां जो व्यापार में दिखाई हुई होती है, उन कृत्रिम संपत्तियों का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता है। तो जब कृत्रिम संपत्तियां यदि आपने व्यापार में कोई दिखा रखी है, तो उन कृत्रिम संपत्तियों को भी हम संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में उन कृत्रिम संपत्तियों का बाजार में कोई मूल्य है ही नहीं। जब बाजार में मूल्य ही नहीं है तो उसको शामिल क्यों करना है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिया कि जो संपत्तियां जितनी भी हैं इनको छोड़ के उनको सबको बाजार मूल्य पर लेकर आएंगे और उनका योग कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसमें से घटाना क्या है, लेस। एक तो जितनी भी करंट लायबिलिटीज है, चालू दायित्व है। करंट लायबिलिटी में आपको पता है क्या क्या आता है ना। तो चालू क्रेडिटर्स है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है,
अनअर्न्ड इनकम है ना, ये सब चालू दायित्व जो होते हैं इनको घटाना है। लेकिन यदि कोई प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज्ड डिविडेंड भी दे रखा है चालू दायित्व में, तो उसको नहीं घटाना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि लाभांश जो है वो शेयर होल्डर का पार्ट है और हम शेयर कैपिटल को नहीं घटाते हैं, तो इसलिए प्रस्तावित लाभांश को भी नहीं घटाना है। तो एक तो चालू दायित्व घटाना है। चालू दायित्वों के अलावा अन्य कोई बाह्य दायित्व है, आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसमें मान लो कोई लोन ले रखा है हमने, डिबेंचर है हमारे, तो उनको भी उसमें से घटा देंगे। ठीक है। उसके बाद यदि कोई भविष्य के लिए कोई आयोजन बना रखे हैं, कोई प्रोविजन बनाए हुए हैं भविष्य के लिए, भविष्य के दायित्वों के लिए, भविष्य के लिए भी नहीं, भविष्य में होने वाले दायित्वों के लिए यदि हमने कोई आयोजन मतलब प्रोविजन बना रखे हैं तो उनको भी घटा देना है। कौन कौन से प्रोविजन? जैसे कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि, ठीक है ना। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है आपने, तो ये भी भविष्य का दायित्व है, इसको भी घटाना है। एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को बोनस देने के लिए कोई आपने कोई आयोजन बना रखा है, तो उसको भी घटाना है। हाँ, एक होता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कर्मचारियों के कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए कोई फंड बना रखा है आपने, तो क्षतिपूर्ति का पैसा केवल तभी देना होता है जब कर्मचारियों का कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए व्यापार में और उनको हमें क्षतिपूर्ति देनी पड़े, तो इसका पैसा केवल वास्तविक दायित्व यदि है तो वास्तविक दायित्व की राशि तक ही घटाना है, उससे ज्यादा नहीं घटाना, ठीक है ना। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि जैसे स्थायी संपत्तियां जो हमारी है उनका हमने पुनर्मूल्यांकन कर लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया है और मार्केट वैल्यू पर लेकर आ गए हैं हम, तो उनके ऊपर यदि कोई बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के लिए आयोजन दे रखा है, तो उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम नहीं घटाएंगे इसमें से। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद में अपने पास में जो अमाउंट आएगी उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अंतिम विनियोजित पूंजी। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अभी क्लोजिंग निकाली है, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सूत्र के काम में लेने हैं। तो कौन कौन से काम में ले सकते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब अपनी जो प्रारंभिक पूंजी है, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। दूसरा सूत्र ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में यदि चालू वर्ष का आधा लाभ जोड़ दिया जाए तो भी औसत विनियोजित पूंजी आ जाती है। और तीसरा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इन तीनों में से किसी भी सूत्र से हम औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यदि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हो अपने को क्वेश्चन में, तो इसी सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा और कोई इलाज भी है नहीं। तो इस तरह से औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाती है। अब औसत विनियोजित पूंजी तो ज्ञात हो गई। अब है एनआरआर, सामान्य प्रत्याय की दर। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर प्रश्न में आपको दी हुई होती है। वैसे होती क्या है?
होती है एक तो सामान्य ब्याज की दर और प्लस जोखिम की दर, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर। भाई जब आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में रिस्क भी होता है, जोखिम भी होती है। एक सामान्य दर होती है ब्याज की। आज मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं और मार्केट में ब्याज की दर 10% है, तो मैंने 10 लाख रुपए 10% ब्याज पे लगा दिए, वहां मेरे को कोई रिस्क नहीं है। सीधा 1 लाख रुपए जो है साल का इनकम होगी ब्याज की, बैंक में डाल दिए मान लो पैसे, है ना, वहां कोई रिस्क है नहीं, सारा पैसा सेफ है। लेकिन वही 10 लाख रुपए से मैं व्यापार चालू करूँ तो व्यापार में रिस्क भी रहेगा, जोखिम भी रहेगी, तो जोखिम की दर भी अपने को लेनी पड़ेगी साथ में। तो सामान्य ब्याज की दर में जोखिम की दर को जोड़ दिया जाए तो ऐसी दर को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर कहते हैं। इसका एक सूत्र तो ये है, और भी 2 सूत्र है जिनसे ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, उससे भी हम सामान्य प्रत्याय की दर ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है डिविडेंड की रेट्स, मान लो दे रखी है तो डिविडेंड की रेट्स की टोटल कर लेंगे जितने सालों की दे रखी है और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, वर्षों की संख्या से, और उसमें रिस्क की रेट को ऐड कर। तो तीनों में से किसी भी सूत्र से हम सामान्य प्रत्याय की दर जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी सूत्र लगाया जा सकता है और सामान्यतः हम यही सूत्र लगाते हैं, और ये भी लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि सामान्यतः आपको प्रश्न में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई होती है। नहीं दे तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दी हुई होगी। तो जब दी हुई होगी तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अधिलाभों का पॉइंट जो है हमने पूरा किया कि अधिलाभों पर यदि आप ख्याति की गणना कर रहे हो तो अधिलाभ कैसे ज्ञात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक तो औसत लाभों पर ख्याति ज्ञात करनी है तो औसत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे वो बताया था, और आज मैंने आपको बताया अधिलाभ कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, औसत लाभ और अधिलाभ दोनों ही मान लो आप ज्ञात कर लेते हो जिस भी मेथड से प्रश्न में कहा हुआ है। मान लो प्रश्न में कहा हुआ है भाई औसत लाभों से ज्ञात करना है तो औसत लाभ ज्ञात कर लोगे, अधिलाभों से ज्ञात करना है तो सुपर प्रॉफिट ज्ञात कर लोगे। लेकिन औसत लाभ और अधिलाभ ज्ञात तो कर लिया आपने, लेकिन ख्याति कहाँ निकली अभी। तो ख्याति निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। औसत लाभों पर भी अलग मेथड्स होते हैं और अधिलाभ सुपर प्रॉफिट पर भी अलग मेथड्स होते हैं। तो ख्याति कैसे निकालेंगे उसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।